नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का साथ मिला है, उसका जिक्र करेंगे। पीओके को लेकर देखिए, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने भी माना कि पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और इसके लिए अमेरिका ने जो नक्शा जारी किया, दरअसल अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी कि यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत अमेरिका के नए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट को जानकारी इस पर साझा करते हुए एक नक्शा जारी किया है और इसमें यह साफ हो चुका है कि अमेरिका भी पीओके को भारत का ही हिस्सा मानता है। हालांकि अभी भी इसके बारे में और जानकारी भारत की तरफ से जुटाई जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले लंबे समय से चल रहे टैरिफ वॉर का अब अंत हो चुका है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति जताई है। पीएम मोदी ने भी आज पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस डील से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। अमेरिका ने भारत पर 25% लगा हुआ अतिरिक्त टैरिफ भी हटा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने का आदेश जारी कर दिया और अमेरिका ने रूसी तेल आयात करने पर लगा हुआ 25% टैरिफ हटा दिया। ट्रंप के इस कदम से भारतीय निर्यातों को बहुत ही फायदा होगा और फिर से अमेरिका के साथ व्यापार पटरी पर वापस लौटने लगेगी। टैरिफ अगस्त 2025 में लगाया गया था, जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर आपत्ति जताई थी। हाल ही के दिनों में टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बीच ये कदम दोनों ही देशों के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने वाला बताया जा रहा है। और कल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में भयंकर धमाका हुआ और इसमें अब तक 69 लोगों की मौत और 169 से ज्यादा घायलों की पुष्टि हो चुकी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला था और इस घटना के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई और मामले की जांच जारी है। और शुक्रवार की आधी रात को भारी संख्या में पुलिस पहुंची। पटना स्थित आवास से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों से पप्पू यादव की तीखी बहस हुई। वो रात को गिरफ्तारी नहीं देने की बात पर अड़े थे, लेकिन पुलिस भी अपने स्टैंड पर कायम रही और पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद IGIMS में चेकअप के लिए उनको भेजा गया। हालांकि अब उन्हें PMCH में शिफ्ट किया गया है। तबीयत सामान्य होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब सवाल है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई और किस मामले में गिरफ्तारी की गई है। तो मामला 31 साल पुराना बताया जा रहा है। पटना के गर्दनी बाग में पप्पू यादव ने 1995 में एक मकान किराए पर लिया था। आरोप है कि उन्होंने इस मकान को व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया हुआ था, लेकिन पप्पू यादव ने इसमें सांसद कार्यालय खोल दिया, जिसके बाद इसको लेकर एक शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। तो देर रात गिरफ्तारी के बाद देखिए, सांसद पप्पू यादव को हॉस्पिटलाइज कराया गया। चेकअप के बाद उनको PMCH में शिफ्ट किया गया है और PMCH में पप्पू यादव की फिर से जांच की जा रही है। अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल उनका टेस्ट किया गया है। अल्ट्रासाउंड के बाद स्लाइन चढ़ाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो फिर से उन्हें IGIMS में शिफ्ट किया जा सकता है। पप्पू यादव की तबीयत सामान्य होने के बाद ही उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और बाकी जांच जब हो जाएगा तब बताया जाएगा। अभी तो हम कुछ अंदाज पर नहीं बोलना चाहिए, अंदाज पर नहीं बोलना है। अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे हो गया, अभी थोड़ा IV चला था फ्लूइड और उसके बाद ये लोग जब बोल लेंगे देख लेंगे। डॉक्टर में सर्जरी के देख लिए हैं, अपना ओपिनियन दे दिए, मेडिसिन का दे रहे हैं, दे देंगे, उसके बाद हम करेंगे। नहीं क्रिटिकल तो नहीं है।
सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लगातार एक एक करके बयान आ रहे हैं और राजनेताओं के क्या बयान अब तक आए हैं आपको सुनवाते हैं। उनकी नजर में कोई आम और खास नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून को तोड़ेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी एक पुराने केस में हुई है, नियम संवत हुई है। हमें लगता है कि न्यायालय में उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। पॉलिटिकल नाटक नौटंकी अपनी जगह पर है। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन के लोग उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन जिस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिश की बात कही जा रही है, वो सब बेबुनियाद है और कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं। पप्पू यादव जी को 31 साल पुराने मामले में, जो काफ़ी पुराने दिनों से लंबित था, उसमें गिरफ्तारी हुई है और अगर उन्हें कोई इस पर शिकायत है वह अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं। बेवजह का हंगामा ड्रामा किसी को नहीं करना चाहिए। हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, न कि किसी व्यक्तिगत विवादों के और किसी की व्यक्तिगत टिप्पणियों पर जवाब देने के लिए। अगर आप हुकूमत की तानाशाही से लड़ रहे हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। पप्पू यादव जी पर पुराना मामला था, वारंट था, उन्हें निश्चित तौर पर कोर्ट में जाना चाहिए था या इस केस में जमानत ले लेनी चाहिए थी। जमानत रहती तो आज वो गिरफ्तार नहीं होते। उनको मालूम है कि वो जुल्मी हुकूमत से लड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी के चरित्र को कौन नहीं जानता है। 13 साल की स्वतंत्रता आंदोलन में वो जेल गए थे, यह भी बताएं। उनको यह भी बताना चाहिए कि रिचर्ड हेडली ने यह क्यों लिखा अपनी किताब में कि जब पुरुलिया में उन्होंने AK-47 गिराया था और वो दिल्ली से उनको भागने में मदद करने वाला व्यक्ति पप्पू यादव था, जिसने अपने सीट के भीतर रिचर्ड हेडली को छुपा करके दिल्ली से पूर्णिया लाया और पूर्णिया से नेपाल भेजा। यह व्यक्ति जब न्याय की बात करता है, यह व्यक्ति जिसने अजीत सरकार की हत्या खुलेआम की है, वह व्यक्ति जिसके कारण पूर्णिया का पूरा इलाका जो दिन में भी कोई नहीं निकलता था। पप्पू यादव जी का इतिहास क्या है यह बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। आरोप प्रत्यारोप अपने जगह पर है, लेकिन कानून का अनुपालन करना हर नागरिक को जरूरी है। कोर्ट के बार बार बुलावा के बावजूद 1995 का केस रहने के लिए किराया लिया था, अब बना दिए कार्यालय। तो जो एक सामान्य नागरिक होता है उसको कानून में अधिकार प्राप्त है। उसने वह न्यायालय गए और न्यायालय ने तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित किया। इसलिए मान्यवर पप्पू यादव जी, इस पर राजनीतिक प्रलाप की कोई जरूरत नहीं है। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को पहली बार ऐसा LOP मिला जो कि अर्बन नक्सल जैसा काम कर रहा है। संसद जनता के मुद्दे उठाने के लिए है, गुंडागर्दी और बंधक बनाने का तो नहीं है। एक व्यक्ति की वजह से पूरी संसद ठप है। सदन के अंदर हंगामा पहले ही हो रहा था और अब पहले एक किताब पे चर्चा हो रही थी, अब 41 किताबों पे चर्चा हो रही है। और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद कांग्रेस तो बहुत भड़क गई है। आखिरकार पार्लियामेंट में आप इतने वर्षों से सांसद हैं, लंबे अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द पोजीशन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा LOP को आप अर्बन नक्सल कह रहे हैं, क्यों? आप ये देखें कि पार्लियामेंट फोरम क्या है, बातचीत करने का, अपने बातों को कहने का, जनता के मुद्दे उठाने के, गुंडागर्दी करने का तो नहीं है, या उसको बंधक बनाने का तो नहीं है। एक व्यक्ति के कारण, केवल एक व्यक्ति के कारण, राहुल गांधी जी के कारण पूरी की पूरी संसद जो है वो ठप है। किस बात पर ठप है? एक ऐसी किताब जो कभी छपी ही नहीं। और बिहार विधानसभा ने स्थापना के गौरवशाली 105 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर आज भव्य समारोह मनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी
पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होने वाले कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र विषय पर होने वाले व्याख्यान में सभी विधायकों और मंत्रियों ने शामिल होते हुए अपनी बात रखी है। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने जहां सशक्त विधायक के साथ समझदार विधायक बनने की अपील की, वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बिहार के विकास की तारीफ की, जबकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था, बिहार के लोगों की तारीफ की। मुबारकबाद देता हूं कि आज के लिए इन्होंने एक मुद्दा भी तय कर दिया है, सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र। सही बात है कि लोकतंत्र की तो आत्मा ही विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि जितने हैं वही तो लोकतंत्र की आत्मा है। सशक्त विधायक बनने का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो जानकार विधायक बनना चाहिए। विधानसभा या जो सदन विधायी प्रक्रिया है सबको समझना चाहिए। लक्ष्य 14% ग्रोथ रेट हासिल करना। इस तरह आज बिहार देश का बहुत अग्रणी और विकसित राज्य बनने की ओर है। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी की अभिनंदनीय उपस्थिति यहां है। आज कैसे गौरवशाली अपने अतीत और परंपराओं और इतिहास के साथ बिहार नवीनतम टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। माननीय सभापति राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में संसद में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। सारी पुराने रिकॉर्डों को डिजिटाइज किया जा रहा है और बिहार की विधानसभा की विधानमंडल की लाइब्रेरी तो अद्भुत रूप से संपन्न है। नया मेटा डेटा विकसित किया जा रहा है जिससे सूचनाओं को बहुत आसानी से खोज सकें आप। एआई के इस दौर में एक इफेक्टिव विधायक सशक्त विधायक आप कैसे बन सकते हैं, उसके लिए जितनी सुविधाएं नई तकनीक आपको देती है शायद पहले के लोगों को यह अवसर उपलब्ध नहीं था। विशेष जो मुझे खुशी मिल रही है कहते हुए कि बिहार का लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद है यह हमारे देश का लाइव जाने वाला पहला सदन बना है। तो बिहार ने अचीव किया है और आज से बिहार विधानसभा भी कार्यक्रम शुरू कर रहा है और मैं अपने मंत्रिमंडल में कई लोगों को मैं कहा हूं कि बिहार को हम लोग सब मदद भी करना है और बिहार से बहुत कुछ सीखना भी है। वैसे तो हमसे पहले जितना वक्ता बोले हैं सब बिहार के ही है, बहुत अच्छा बोले, बहुत खूबसूरत से अपना बात रखा। अभी हमारे एक बिहार और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। राजगीर से ये बड़ी खबर, जहां 4 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था और इस मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। ऑनलाइन गेमिंग का एंगल देखिए सामने आ रहा है। बेंगलुरु से आए थे ये चारों पर्यटक, कर्ज और पैसे के लेन देन की भी आशंका है। राजगीर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 4 लोगों की मौत की जानकारी आई थी सामने और इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से ये मौत हुई है। बेंगलुरु से आए थे चारों पर्यटक, कर्ज और पैसे के लेन देन की भी आशंका है। हालांकि जानकारी अभी और जुटाई जा रही है। और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी 3 बहनों ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपनी जान ले ली 9वीं मंजिल से कूदकर। और अब देखिए राजगीर का भी जो मामला सामने आया 4 लोगों की मौत का, उसका एंगल भी ऑनलाइन गेमिंग का दिख रहा है। अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं नालंदा से। अभिषेक, बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग का एंगल सामने आ रहा है, क्या कुछ अब तक जानकारी पुलिस जुटा पाई है इस पूरे मामले में? जी बता दो कि इस मामले में फिलहाल जो पहला एंगल आ रहा है वो पैसे के लेन देन है और दूसरा एंगल जो है कि ऑनलाइन गेमिंग में जो है काफी कर्ज हो चुका था। इस कारण जो है वहां से सभी लोग आए थे यहाँ घूमने के लिए। और यह भी बताया जा रहा था कि GR नागा जो उनके बेटे थे वो अपनी माँ और दोनों बहन को लेकर जो है कि राजगीर पहुंचे थे। इसी बीच जो है कि तीनों को जो है बताया जा रहा है कि फांसी पर लटकाने के बाद जो खुद सुसाइड कर लिया। जी
जी, लेकिन अभिषेक, क्या ये हत्या का मामला सामने आ रहा है, आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है? क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर अभी? फिलहाल पुलिस दोनों पहलू पर मामले की जांच में जुटे हैं और अभी फिलहाल कुछ पुलिस का कहना है कि यहाँ पर अभी कुछ कहना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि और ऑनलाइन गेमिंग का एंगल कैसे पुलिस समझ पाई है, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी, वहाँ के जो स्थानीय लोगों का जो पड़ोस में है, उन लोग का कहना है कि नागा प्रसाद का जो है कि जो ऑनलाइन गेमिंग का लत लग गया था, इस कारण जो है वहाँ जो लगातार कर्ज में जो है वो डूब चुके थे। यही कारण है कि वहाँ से जो पूरी तरह से घर छोड़कर ये यहाँ पहुंचे थे और यहाँ घटना को अंजाम दिया था। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग का एंगल सामने आया है। हालांकि अभी भी पुलिस जानकारी जुटा रही है कि बेंगलुरु से जब ये पर्यटक यहाँ पहुंचे थे तो आखिर कर्ज और पैसों के लेन देन की जो आशंका है वो कितनी सच है, और धर्मशाला से इन चारों का शव बरामद किया गया, हत्या है या फिर आत्महत्या है, इस एंगल से भी पुलिस अभी जानकारी जुटा रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार वेटनरी कॉलेज कैंपस में पशुपालन निदेशालय और राज्य स्तरीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फार्मर ट्रेनिंग हॉल सहित भवन के विभिन्न भागों का जायजा लिया है और उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन परिसर की 4 दीवारी को ऊंचा कराएं, साथ ही परिसर को साफ सुथरा व्यवस्थित रखा जाए। उन्होंने कहा कि भवन अच्छा बना है, यहां किसान आकर ट्रेनिंग ले सकेंगे, जिससे कि उनको फायदा होगा। और बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1224 नवनियुक्त विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उम्मीद है कि आप सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से करेंगे। हम लोग राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप सभी लोग अच्छे से काम करें ताकि राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज आरजेडी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। तेजस्वी के आने से पहले आरजेडी कार्यकर्ता और समर्थकों ने ढोल नगाड़ों की साथ ही जमकर डांस किया और आरजेडी दफ्तर को शानदार लाइटिंग से सजाया गया था। तेजस्वी यादव आते ही समर्थकों की तरफ से उत्साह का माहौल दिखा, जमकर नारेबाजी की गई। मंच पर तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत हुआ और इस मौके पर पार्टी के तमाम बड़े नेता भी पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी की कमान युवा तेजस्वी के अब हाथों में है, जिससे कि पार्टी और मजबूत होगी। और बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऐसा धमाल मचाया है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल मुकाबले में 80 गेंदों में 175 रन बनाकर इतिहास रचा है। सूर्यवंशी ने 15 छक्का और 15 चौके की मदद से कुल 175 रन 80 गेंद में बनाए हैं, जो कि अंडर 19 विश्व कप में एक रिकॉर्ड है। वैभव के पिता ने प्रदर्शन पर काफी खुशी जाहिर की। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने, दिखाते हैं आपको उनकी रिपोर्ट। वैभव सूर्यवंशी ने आज कमाल के खेल का प्रदर्शन किया, जिसके बदौलत भारत 6ठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है। और वैभव सूर्यवंशी आज मैन ऑफ द मैच हुए और पूरे सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी दिया गया। उनके पिता और उनके परिवार के लोग यहाँ पे हैं, क्या कहेंगे? जी, बहुत खुशी हो रहा है। वैभव आज बहुत अच्छा खेला, उसके टीम के जितने साथी थे सभी शुरू से ही पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेले और आज फाइनल बहुत बड़ा दिन था आज, और आज बहुत बड़ा शतक मारा है 175-80 बॉल में, और उसके कारण अब टीम की जीत हुई। मतलब हम लोग अंडर 19 के वर्ल्ड कप चैंपियन हुए, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है, हमको हो रहा है, पूरे इलाके, पूरे राज्य, देश को सब खुश है, काफी खुश है। विश्व कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 100 रन से हराया। इस टूर्नामेंट में समस्तीपुर के लाल हमारे प्रिय नाती वैभव सूर्यवंशी शानदार प्रदर्शन करते हुए आज भी अच्छी क्रिकेटबाजी की और 175 रन बनाया। वहीं इंग्लैंड को हराते हुए वर्ल्ड कप पर पूरी टीम ने कब्जा जमाया। यही कहेंगे कि उसने आज साबित कर दिया कि मेहनत करने वाले कामयाब होते हैं और कामयाब होने वाले काबिल कदर होते हैं। क्या नाम है आपका? आकिल इकबाल, मैं पड़ोसी उनका भाई हूँ और बहुत खुशी है। ताजपुर की मिट्टी में क्या ताकत है, बिहार की मिट्टी में क्या ताकत है, आज उसने दिखा दिया। ये हम लोग के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए
बहुत गर्व और प्रशंसा की बात है कि आज अंडर-19 वर्ल्ड कप भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता और इसमें वैभव का जो अद्भुत अविस्मरणीय और उत्कृष्ट योगदान रहा है, उसने विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बहुत अच्छा हम लोग के गौरव की बात है कि एक छोटा सा बच्चा एक छोटे से गांव से बहुत आगे तक बढ़ा, बहुत गर्व की बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद खान, उनके पिताजी के साथ हम लोग खेला करते थे। तो ये तमाम लोग हैं और इस खुशी के क्षण में खुशी बांट रहे हैं और निश्चित रूप से वैभव ने जिस तरह का खेल दिखाया वह काबिले तारीफ है और आगे भी वैभव इसी तरह का प्रदर्शन करे, ऐसी शुभकामना वैभव के लिए है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है और आज सुबह सोनमर्ग में भी जमकर बर्फबारी हुई, जिससे कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका है। ताजा बर्फबारी से पूरे इलाके की खूबसूरती बढ़ चुकी है। लगातार भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी के बाद राजौरी के पहाड़ पूरी तरीके से बर्फ में ढके हुए दिखाई दिए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखी, जिससे कि लगातार हटाने के लिए वहां पर काम चल रहा है। यातायात बहाल करने की कोशिश भी जारी है। और लेह के जॉर्जिला पास में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका है और बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे भी बंद हो चुका है। सड़क पर यातायात पूरी तरीके से ठप है और बीआरओ की टीम लगातार इसे बहाल करने में जुटी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि संसद में पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था। प्रदर्शनकारी सांसद उनके कपड़े को फाड़ सकती थी, धक्का दे सकती थी। उनका बयान आपको सुनवाते हैं। एक बहुत बड़ा आरोप लगा और जो स्पीकर साहब के हवाले से मैं बोल रहा हूं, स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी कि पुख्ता खबर मिली थी कि कांग्रेस के कई सांसद, खासकर पर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये बहुत बड़े मायने हैं। कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री अगर सदन में सुरक्षित नहीं है, वुमेन एमपीज के बीच में सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित है? कांग्रेस कह रही है कि ये क्यों कहा जा रहा है? ये फैक्ट है कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि प्रधानमंत्री जी को वहां आना चाहिए था। और कांग्रेस का जो ये डिक्टेटरशिप माइंडसेट है, कांग्रेस। और चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।